नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं नगरपालिका अधिनियम 2009। ठीक है, तो इसमें देखो हमने क्या, हमारे सिलेबस के अंदर 9 अध्याय हैं। हमारे सिलेबस में कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। और इस एक्ट में कितने अध्याय हैं? इस एक्ट में है 17 अध्याय। तो 9 अध्यायों में से हमने क्या कर लिया? अध्याय फर्स्ट पढ़ लिया, अध्याय सेकंड पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय थर्ड। ठीक है, अध्याय थर्ड में हम ये पढ़ेंगे नगर पालिकाओं का कार्य संचालन और वार्ड समिति। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये धारा 51 से लेके 66 तक है। तो इस वीडियो में हम इस अध्याय को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे या फिर आपने अध्याय फर्स्ट और अध्याय सेकंड नहीं देखा, तो पहले आप जाकर के उन अध्यायों को देखिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अध्यायों को याद कैसे करें। ठीक है, तो उसकी मैंने ट्रिक और वो बताई थी स्टोरीज, ताकि उसके थ्रू आप उसको याद कर सकें और आपको ये पता रहे कि किस अध्याय का क्या नाम है और उसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इसमें हम देखेंगे अध्याय 3 में, और अध्याय 3 में क्या देखेंगे? 51 से 66 तक धाराएं। तो सबसे पहले जो धारा है वो है 51। 51 में लिखा हुआ है इन नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध क्या क्या होंगे। तो देखो, जब चुनाव हो जाएंगे, ठीक है, तो पार्षद बार बार मीटिंग करेंगे तो वो क्या करेंगे? बहुमत से निर्णय लेंगे। ठीक है, वो मीटिंग करेंगे और बहुमत से क्या लेंगे? निर्णय लेंगे। तो अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो बैठक है ये कब होगी, कैसे होगी और बैठक करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, बैठक कितने प्रकार की होती है ये हम देखेंगे धारा 51 में। तो देखो, 2 तरह की बैठक होते हैं, तो होती है साधारण बैठक और एक होती है विशेष बैठक। साधारण बैठक क्या होती है? ये प्रत्येक 60 दिन के भीतर मतलब 2 महीने से एक बार, और 2 महीने से एक बार हो रही है तो साल में क्या हो गई? कैलेंडर वर्ष में। तो एक कैलेंडर वर्ष में कितनी हो जाएंगी? न्यूनतम 6 बैठकें। ठीक है, ये तो हो गया अपने साधारण बैठकों का प्रावधान। अब विशेष बैठक क्या होती है? विशेष बैठक बुलाई जाती है जब 1/3 सदस्य अनुरोध करे, या तो अध्यक्ष से। ठीक है, तो अध्यक्ष क्या करेगा? 7 दिन के भीतर अग्रिम नोटिस देगा, पहले सूचित करेगा सभी सदस्यों को कि अपनी मीटिंग होने वाली है, तो आप सभी आ जाओ। वो सभी आएंगे, उसके बाद विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अगर मान लो कि अध्यक्ष 7 दिन के अंदर बैठक बुलाने में विफल रह जाता है, तो बैठक कौन बुलाएगा? तो बैठक बुलाएगा अपना मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस तारीख से। मतलब इसको 7 दिन पूरे हो गए, इसने क्या किया? मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 7 दिन थे, इसके भीतर अध्यक्ष ने कोई बैठक नहीं बुलाई, तो अब इसके 7 दिन पूरे हो गए। तो इस तारीख से लेकर के 10 दिन इसमें कौन बैठक बुलाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो साधारण बैठक और विशेष बैठक, ये हैं विशेष बैठकों के बारे में उपबंध। अब हम पढ़ते हैं, बैठक तो हो गई। बैठक होने के बाद क्या होगा? जो व्यष्टि जो सदस्य हैं उनके अधिकार और विशेषाधिकार। मतलब जो बैठक है, ठीक है, नगर पालिका के सदस्य इसमें बैठेंगे, तो इन नगर पालिका सदस्यों के अधिकार क्या क्या होंगे? तो इसको याद ऐसे करना है, ब से 52 और ब से क्या होगा? 52 और ब से क्या होगा? विशेषाधिकार। ठीक है, तो ब से 52, ब से विशेषाधिकार, इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो अगर देखें तो इसको 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। पहला कि भाई नगर पालिका की कोई संपत्ति बर्बाद हो रही है, ठीक है, कोई कार्य में कोई लापरवाही हो रही है, या किसी क्षेत्र की कोई समस्याएं हैं, तो जो सदस्य है उसको ये अधिकार होगा कि वो या तो प्राधिकृत अधिकारी को या फिर जो चेयरपर्सन है, मतलब जो अध्यक्ष है, उसका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए उस तरफ ध्यान आकर्षित करवा सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला कर्तव्य। दूसरा क्या कार्य है उसका, क्या विशेषाधिकार है उसका? दूसरा विशेषाधिकार है नियमों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, या विशेष प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ये हो गया दूसरा अधिकार। तीसरा उसका क्या विशेषाधिकार है कि वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पहले पूर्व नोटिस देगा कि मेरे को कोई कागज़ देखने हैं या फिर कोई दस्तावेज देखने हैं नगर पालिका से संबंधित, या फिर ये केस चल रहा था, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, या फिर कोई ठेका चल रहा था, अपनी सड़क बन रही है नगर पालिका की, तो मेरे को इससे संबंधित दस्तावेज देखने हैं। तो किसको बताएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पहले बोलेगा, फिर बिना फीस के, इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा उसको, वो वैसे देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने सदस्यों के विशेषाधिकार। अब हम चलते हैं धारा 53 में।
धारा 53 में क्या है ये देखिए आप। धारा 53 में लिखा हुआ है अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। देखो अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसको देखो आप ध्यान से। देखो नगर पालिका में सदस्यों ने क्या किया, अपने में से किसी को अध्यक्ष चुन लिया। अध्यक्ष चुनने के बाद में क्या किया, उनको लगा कि ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो इसके खिलाफ क्या करेंगे, एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ मान लो पारित हो गया तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इस अविश्वास प्रस्ताव है, अब यह अविश्वास प्रस्ताव जो है इसके क्या प्रावधान है, इसको कैसे लाया जा सकता है, वो हम देखेंगे धारा 53 में। इसको कैसे याद रखोगे, देखो धारा 53 में क्या रहा है, 3, तो 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, तो जहाँ जहाँ 3 आता है वहाँ काम बिगड़ेगा। तो जहाँ अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा किसमें, धारा 53 में। अब इसको कैसे लाएंगे, देखो सबसे पहले कोई नवगठित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नव निर्वाचित, तो अभी चुनाव है नए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है अभी बने हैं, तो उन्होंने अभी पद ग्रहण किया है, तो 2 वर्ष तक पद ग्रहण करने के बाद 2 वर्ष तक आप कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक है, दूसरा मान लो कि ये तो हो गए नवनिर्वाचित नए बने हैं। दूसरा मान लो कोई उपचुनाव है, किसी सदस्य की डेथ हो गई, किसी ने त्याग पत्र दे दिया या फिर किसी को अयोग्य घोषित कर दिया, तो सीट खाली होगी, सीट खाली होते हुए हम उपचुनाव करवाएंगे। अब मान लो कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, 3 वर्ष के बाद क्या हुआ, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष सीट खाली होगी तो इसके ऊपर क्या होगा, उपचुनाव होगा तो यहाँ पर कोई सदस्य चुन करके आएगा। अब इस सदस्य का कार्यकाल तो 2 वर्ष ही रहा। ठीक है, तो 2 वर्ष का आधा मतलब 1 वर्ष तक इसके खिलाफ आप क्या नहीं ला सकते, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। समझ में आया कि उपचुनाव की स्थिति में आधे कार्यकाल की समाप्ति के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध एक बार आपने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए मान लो, ठीक है, तो उसके बाद में उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ 2 वर्ष से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, मान लो कि ये देखो 5 वर्ष का कार्यकाल है, आप ये अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, लेकिन ये मान लो अविफल हो गया, मतलब ये जो प्रस्ताव है वो विफल हो गया, ये सक्सेस नहीं हो पाया, तो इस बैठक से जहां आपने प्रस्ताव पेश किया यहाँ पर क्या विफल हो गया, तो इस बैठक से इस दिन से लेकर के 2 वर्ष तक आप इनके खिलाफ क्या नहीं ला सकते, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। हाँ, दूसरे सदस्य के खिलाफ ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ नहीं ला सकते। तो ये धारा समझ में आ गई, धारा 53। अब हम देखते हैं धारा 54। धारा 54 में ये लिखा हुआ है कि वार्ड समिति का गठन कैसे होगा। ठीक है, वार्ड समिति का गठन कैसे होगा, अभी हमने देखा था कि बैठकों के संबंध में उपबंध देखा धारा 51 में, फिर धारा 52 में हमने सदस्यों के विशेषाधिकार देखे, फिर धारा 53 में हमने देखे अविश्वास प्रस्ताव देखा। अब हम देख रहे हैं धारा 54 जिसमें हम देखेंगे वार्ड समिति का गठन। तो वार्ड समिति कहाँ कहाँ गठित होगी, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, 3 लाख से अधिक जनसंख्या होगी, वहीं पर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। और एक समिति में 1 या 1 से अधिक वार्ड हो सकते हैं, मतलब या तो फिर 1 वार्ड की एक समिति बना दो या फिर 2 वार्डों को मिलाकर एक समिति बना दो। अब इस समिति में, वार्ड समिति में सदस्य कौन कौन होगा ये देखते हैं। तो उस वार्ड समिति में मान लो कि ये वार्ड है, ठीक है, अब इस वार्ड से कोई प्रतिनिधि चुनकर आया है, ठीक है, तो वो प्रतिनिधि सदस्य तो इसका सदस्य होना ही होना है, वो तो ज़रूर होगा, तो प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य। दूसरा मान लो इस एरिया के अंदर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो नगर पालिका का विशेष ज्ञान रखते हैं और अनुभव रखते हैं। कई होते हैं ना डोगरे, उनको सब बातों का पता होता है, कई सालों से रह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं वो अधिकतम 5 ही हो सकते हैं, ऐसे हर किसी को नहीं ले सकते। ठीक है, आयु भी देखते हैं, आयु कितनी होनी चाहिए उसकी, 25 वर्ष, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। ऐसे 5 सदस्यों को और वार्ड समिति में शामिल किया जाता है। तो ये 2 बातें होगी। तीसरी बात क्या है, परंतु निर्वाचित होने के लिए अयोग्य व्यक्ति, मान लो कि कोई व्यक्ति है
वो निर्वाचित होने के अयोग्य है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, भ्रष्टाचार का केस है, कोई लापरवाही है, ठीक है, या फिर उसको निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया, तो वो क्या है, उसको मनोनीत नहीं कर सकते आप, भले ही वो कितना ही विशेष ज्ञान रखता हो, कितना ही अनुभव रखता हो, ठीक है, उसको आप मनोनीत नहीं कर सकते। तो वार्ड समिति में सदस्य कौन कौन होगा? एक तो उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, दूसरा विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले 5 सदस्य, और कौन नहीं हो सकता? तो अयोग्य, चुनाव नहीं लड़ सकता, जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है वो मनोनीत नहीं हो सकता। अब इसके आगे देखो, अब हमने पहले क्या देखा था कि वार्ड समिति का गठन कैसे होगा। पहले हमने ये देखा, क्या देखा? गठन। तो गठन में हमने ये देखा भाई 3 लाख से अधिक जनसंख्या होगी वहाँ पर एक वार्ड का गठन किया जाएगा। फिर हमने क्या देखा, ये वार्ड समिति हो तो हमने गठन कर दी। वार्ड समिति गठित करने के बाद में हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि इस वार्ड समिति में सदस्य कौन कौन होंगे, सदस्य देख लिया। अब हम देखेंगे कि इस वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा। ये इम्पोर्टेंट है कि इस वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो यदि इस समिति में एक ही वार्ड शामिल है और उस वार्ड का सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा, समझ में आया? देखो मान लो कि ये कोई समिति है, इसके अंदर एक वार्ड आता है, मतलब एक वार्ड को शामिल करके अभी हमने पढ़ा था कि एक समिति में एक वार्ड हो सकता है या एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये समिति है, इसके अंदर एक ही वार्ड है, तो इस वार्ड से कोई प्रतिनिधि चुनकर गया होगा, ठीक है, तो वो नगर पालिका में सदस्य हो गया, तो उस सदस्य को हम क्या करेंगे, अध्यक्ष बना देंगे। अगर वो सदस्य नगर पालिका सदस्य है इसमें, तो उसको हम अध्यक्ष बना देंगे समिति का। अब मान लो कि कोई समिति है, उसके अंदर 2 वार्ड आ गए, आप किसको बनाएंगे भाई साहब, दोनों ही सदस्य हो गए। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रथम बैठक होगी सदस्यों की, उसमें ये जो दोनों सदस्य हैं इनमें से चुनाव करवा लेंगे। समिति के जो सदस्य हैं उनसे क्या करेंगे, हम दोनों का क्या करेंगे, निर्वाचन करवा लेंगे भाई किसको रखना है। और फिर क्या करेंगे, 1 साल के बाद फिर से निर्वाचन करवा लेंगे। मान लो आज किसी सदस्य को इन्होंने क्या चुन लिया, अध्यक्ष चुन लिया, तो 1 साल बाद इसी दिन इसी माह में, मान लो जनवरी में ये चुना गया था, तो दोबारा जनवरी के अंदर फिर से चुनाव होंगे, ठीक है। एक अध्यक्ष 1 साल तक रहेगा, फिर दूसरे को चुन लेंगे, फिर दूसरे को, फिर ऐसे चलता रहेगा। अब आगे मान लो कि मौजूदा अध्यक्ष जो है वो नए अध्यक्ष से निर्वाचित होने तक पद धारण करेगा। मान लो कि ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये अध्यक्ष है अभी। अब क्या किया, दूसरा महीना आया, तो पहले जनवरी में किया था, फिर से जनवरी में करेंगे, फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो जब तक ये निर्वाचित नया नहीं होगा तब तक ये अध्यक्ष तो पद पे बना रहेगा, और ये दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है, पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र होगा। अब आगे अध्यक्ष की नगर पालिका सदस्यता रद्द होने पर वह अपना अध्यक्ष, जैसे उसकी अगर सदस्यता ही रद्द हो गई तो फिर समिति का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। और जैसे ये पद रिक्त होगा तो शीघ्र अतिशीघ्र इसको भरना पड़ेगा, नए अध्यक्ष को चुनेंगे। लेकिन जो नया अध्यक्ष आएगा वो केवल शेष कार्यकाल तक ही पद धारण करेगा। मान लो इसका कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष था और 3 साल बाद इसको अयोग्य घोषित कर दिया, इसकी सदस्यता रद्द कर दी, तो अब 2 साल का कार्यकाल बचा। 2 साल का कार्यकाल बचा तो अब जो नया अध्यक्ष आएगा चुन करके वो क्या करेगा, 2 साल तक ही पद धारण करेगा। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो, वार्ड समिति की अवधि जो है वो नगर पालिका की अवधि के बराबर होगी, ठीक है। मतलब नगर पालिका का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। अगर ये 5 वर्ष ये नगर पालिका चल रही है तो ये जो समिति है ये भी कितने साल तक चलेगी, 5 वर्ष तक। मान लो 3 वर्ष बाद ये नगर पालिका क्या हो गई, विघटित हो गई, तो समिति भी क्या हो जाएंगी, विघटित हो जाएंगी। तो वार्ड समिति की अवधि नगर पालिका की अवधि के बराबर होगी। इतना समझ में आया। और जो वार्ड समिति के कार्य कौन डिसाइड करेगा, तो कार्य नगर पालिका डिसाइड करेगी भाई साहब, ठीक है। और समिति के जो निर्णय लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे बहुमत से। लेकिन कार्रवाई कब स्टार्ट होगी, ऐसे नहीं कि 5 सदस्य हैं और 1 सदस्य आ गया तो कार्रवाई स्टार्ट हो गई, ऐसे नहीं हो सकता। क्या होगा, कोरम क्या रहेगा, गणपूर्ति क्या रहेगी, कार्रवाई कब स्टार्ट होगी, जब अध्यक्ष तो होना ही होना चाहिए, अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य और होने चाहिए, तो टोटल 3 हो जाएंगे ना, तो अपन कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। हम आज के नगर पालिका की बैठक को स्टार्ट कर देंगे। मान लो कि अध्यक्ष नहीं है और बाकी सदस्य आ गए,
तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सदस्य अपने में से किसी को चुन लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं धारा 55 को। धारा 55 में हम बात करते हैं किसकी? समितियों की। अभी तक हमने देख ली वार्ड समितियाँ। हमने क्या क्या देखा? धारा 51। धारा 51 में हमने क्या देखा? बैठकों के संबंध में उपबंध, तो विशेष बैठक और साधारण बैठक। फिर हमने देखा धारा 52। धारा 52 में क्या था? विशेषाधिकार। वैसे 52 वैसे क्या देखा आपने? विशेषाधिकार। फिर हमने देखी धारा 53। 53 में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा उनके खिलाफ। फिर हमने देखी धारा 54। 54 में हमने क्या देखी? वार्ड समिति। भाई वार्ड समिति का गठन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अब हम क्या देख रहे हैं? धारा 55। धारा 55 में हम क्या देखेंगे? कौन कौन सी समितियां होती हैं और इम्पोर्टेंट समिति कौन सी है। तो हम सबसे जो इम्पोर्टेंट जो समिति है वो होती है कार्यपालक समिति। ठीक है, मेन कर समिति होती है ये, कार्यपालक समिति होती है। अब ये जो कार्यपालक समिति होती है इसके सदस्य कौन कौन होंगे ये आप देखो। सबसे पहले तो नगर पालिका का अध्यक्ष इसका सदस्य होगा, नगर पालिका का उपाध्यक्ष भी होगा, विपक्ष का नेता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्यपालक समिति में कौन कौन सदस्य नहीं हो सकता। सदस्य हो सकते हैं ये तो ऑप्शन में मिल जाएंगे, सदस्य कौन नहीं हो सकता ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसको भली बात है आप देख लें कि कार्यपालक समिति में कौन कौन सदस्य हो सकता है। तो पहला तो नगर पालिका का अध्यक्ष, दूसरा नगर पालिका का उपाध्यक्ष, तीसरा विपक्ष का नेता। अब इसके अलावा नगर परिषद या नगर निगम के मामले में 7 सदस्य होंगे। ठीक है, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 सदस्य हो सकते हैं। ये बता रहा हूँ कार्यपालक समिति में कि नगर परिषद और नगर निगम में तो 7 सदस्य होंगे अधिकतम, जिसमें तो कम से कम 2 महिलाएं होना जरूरी है। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य। अब हम बात करते हैं आगे। आगे देखो, इस धारा के तहत गठित अन्य समितियों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। अब मान लो कि ये कार्यपालक समिति तो होगी, इसके अलावा वित्त समिति है, स्वच्छता समिति है, भवन अनुज्ञा समिति है, गंदी बस्ती सुधार समिति है, नियम उप विधियान समिति है। तो इनके जो अध्यक्ष होंगे ना वो क्या होंगे? वो भी कार्यपालक समिति के क्या होंगे? सदस्य होंगे। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है। तो आप ध्यान दे लीजिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का क्या होता है? पदेन सचिव होता है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो कि कार्यपालक समिति का सचिव कौन होता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। इसके अलावा ये तो हो गई कार्यपालक समितियाँ। कार्यपालक समिति के अलावा कौन कौन सी समितियाँ हो सकती हैं? इसके अलावा अन्य समितियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, इसमें जो भी अन्य समितियाँ होती हैं उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सदस्य हो सकते हैं। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो कि अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं अन्य समितियों में। कौन कौन सी समितियाँ? जैसे वित्त समिति जो वित्त का काम देखती है, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ कितना खर्च करना है। दूसरा, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। अब ये स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति कहाँ बनेगी? तो ये आप नोट कर लेना कि 50 वार्ड पे 1 समिति बनेगी, 51 से 75 वार्ड पे 2 समितियाँ बनेंगी, और 75 से वार्ड से अगर अधिक है तो वहाँ पे 3 स्वच्छता समिति बनेंगी। 3 स्वास्थ्य स्वच्छता समिति कहाँ बनेंगी? जहाँ 75 से अधिक वार्ड है। इसके अलावा भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति, और भवन निर्माण करने के लिए, घर बनाने के लिए जो लाइसेंस देती है वो समिति। गंदी बस्ती सुधार समिति, नियम और उपविधियाँ समिति, अपराधों का समन और समझौता समिति। ये होगी अन्य समितियाँ। तो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी नगर पालिका की समितियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम याद कर लेना आप ऐसे कैसे। ओके, इसके अलावा देखो, अब देखो हमने क्या पढ़ ली? कार्यपालक समिति पढ़ ली, कार्यपालक समिति पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ी अन्य समितियाँ। अन्य समितियों में हमने उनके नाम भी याद कर लिए और उनमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, ये बात भी हमने पढ़ ली। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इन समितियों के अलावा भी कोई समिति हो सकती है क्या? क्या ये समितियाँ फिक्स हो गई क्या? ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी अन्य समितियाँ हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं?
तो नगर निगम में 8 समितियां हो सकती हैं अधिकतम। इन समितियों के अलावा नगर परिषद में कितनी हो सकती हैं? 6। और नगर पालिका बोर्ड में कितनी? आप क्या करेंगे, इनको नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। ये पूछ सकते हैं कि अन्य समितियों के अलावा नगर पालिका में कितनी समितियां और गठित की जा सकती हैं? तो ये कितनी की जा सकती हैं? 6। नगर निगम में 8, नगर परिषद में 6। लेकिन ये जो संख्या है, ये जो अधिकतम संख्या है, इसको राज्य सरकार कार्यभार को देखते हुए, नगर पालिका के कार्यभार को देखते हुए क्या कर सकती है? इस अधिकतम संख्या को बढ़ा भी सकती है। समझ में आ गया? और अब देखते हैं समिति की गठन की समय सीमा। समिति गठन की समय सीमा क्या रहती है वो हम देखते हैं। तो नगर पालिका के गठन, मान लो नगर पालिका का गठन हो गया, उसके 90 दिन के भीतर भीतर, मतलब 3 महीने के भीतर भीतर इन समितियों का गठन हो जाना चाहिए। अगर मान लो नगर पालिका ऐसा नहीं करती है, असफल हो जाती है या कोई काम में अटक जाती है या कोई उसको और काम हो जाता है, वो नहीं कर पाती है, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार समिति गठन कर देगी। क्या दिक्कत है? राज्य सरकार खुद समितियों का गठन करेगी। ठीक है। और मनोनीत सदस्य को भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस बात को आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि एक्ट के अंदर भी इस बात को स्पष्टीकरण लिख करके अलग से दिया हुआ था। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिए कि मनोनीत सदस्य को भी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 51। धारा 51 में हमने पढ़ा था कि नगर पालिका ये जो बैठकें हैं उसके संबंध में क्या क्या उपबंध है। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 52 से मैंने आपको याद करवाया था ब से 52, ब से क्या होगा? विशेषाधिकार। ठीक है। तो ये भी आप नहीं भूलोगे कि उसके क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं, कि प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान आकर्षित कर सकता है किसी कार्य की तरफ, किसी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है। फिर हमने उसके बारे में पढ़ी थी धारा 53। धारा 53 को मैंने याद करवाया था कि 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। 3 तिगाड़ा तो धारा क्या हो जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा आपके खिलाफ। तो ये याद हो गया होगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 54। धारा 54 में हमने ये पढ़ा था कि वार्ड समिति कब गठित होगी, कैसे गठित होगी, कहाँ होगी। ठीक है। फिर हमने उसके बाद में पढ़ी थी धारा 55। धारा 55 में हमने पढ़ी थी समितियाँ। समितियों में हमने पढ़ा था एक तो कार्यपालक समिति, उसके बाद में हमने पढ़ी थी अन्य समितियाँ, फिर इनकी लिमिटेशन देखी थी और बैठक के गठन की समय सीमा देखी थी। ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी थी? धारा 11 से लेकर के 55 तक में ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब हम पढ़ेंगे धारा 56। धारा 56 में हम ये देखेंगे कि जो कार्यपालक समिति हमने पढ़ी थी, ठीक है, जो समितियाँ हमने पढ़ी थी उसके अंदर क्या केवल नगर पालिका के सदस्य ही होंगे, बाहर के सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है। तो हम ये देखेंगे धारा 56 में लिखा हुआ है सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है ये देखो आप। तो नगरीय निकायों के सदस्यों के अलावा कौन? विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, परंतु ये आप अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो कि कार्यपालक समिति में गैर सदस्य को नियुक्ति नहीं की जा सकती, अन्य समितियों में की जा सकती है। उसके बाद ये सदस्य जो हैं वो तभी नियुक्त किए जाएंगे, टाइपिंग मिस्टेक सही कर लेना, कि यह सदस्य तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब नगर पालिका में 50% से अधिक सदस्य समर्थन करें, संकल्प पारित करें, प्रस्ताव प्रस्तुत करें लिख करके कि हाँ अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए, तब इन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इन सदस्यों की संख्या, इन सदस्यों की क्या संख्या? समिति के सदस्यों की संख्या के, मतलब समिति में जितने कुल सदस्य हैं उनके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। ये 3 बातें आप याद रखोगे। ये है धारा 56। अब हम पढ़ते हैं धारा 57। धारा 57 में यह है कि देखो हमने समिति गठित कर ली, समिति हमने गठित कर ली। ठीक है। समिति के सदस्य भी पता चल गया कौन होगा कौन नहीं होगा, बाहर वाले सदस्य हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि भाई साहब समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा। ठीक है। तो समिति का अध्यक्ष कौन होगा ये देखो आप सबसे पहले। तो इसमें अगर नगर पालिका का अध्यक्ष किसी समिति के अंदर सदस्य है तो उसका पदेन अध्यक्ष अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो किसी नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष सदस्य नहीं है, कौन है? उपाध्यक्ष है।
तो क्या होगा, उपाध्यक्ष सदस्य हो जाएगा, पदेन सदस्य हो जाएगा, पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, सॉरी। यदि किसी समिति का पदेन अध्यक्ष भी नहीं है, मतलब ये है कि ये समिति है, इसके अंदर अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो अब सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन बनेगा? तो अब क्या करेंगे, समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति नगरपालिका स्वयं करेगी। नगरपालिका करेगी कि इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा। अब मान लो कि यदि बैठक में अध्यक्ष नहीं है तो क्या होगा, मतलब उस समिति का अध्यक्ष तो है लेकिन उस बैठक में नहीं है, तो सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्ष चुन लेंगे और कार्रवाई को स्टार्ट कर देंगे। ये बात हो गई। अब ये पढ़ ली हमने धारा 57। अब हम पढ़ेंगे धारा 58 में क्या है। धारा 58 में क्या है कि बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। भाई साहब, आपने क्या किया, समिति का गठन कर लिया, समिति के सदस्य डिसाइड कर दिए, समिति के कार्य संचालन डिसाइड कर दिया, समिति का अध्यक्ष भी डिसाइड कर दिया। अब कह रहे हैं कि बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, तो उस प्रक्रिया को देखिए आप। समिति की जो साधारण बैठक है उसमें 2 महीने के भीतर भीतर एक बैठक आयोजित की जाएगी, मतलब क्या हो गया, 1 साल के अंदर 6 बैठक हो गई। ठीक है। अब मान लो कि कोई समिति का अध्यक्ष है, वो 15 दिन तक मज़े मार रहा है, छुट्टी कर रहा है, बड़ी आराम से घूम रहा है, आ ही नहीं रहा, अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, तो अब क्या करेगी, नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समिति की बैठक बुलाएगा। ठीक है। मान लो अब अध्यक्ष छुट्टी पर है, बढ़िया आ रहा है, मज़े कर रहा है, आ ही नहीं रहा, 15 दिन हो गए, तो फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है उसको ये पावर है कि वो समिति की बैठक बुला सके। अब विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती है? विशेष बैठक बुलाई जा सकती है 2 स्थितियों में। 2 स्थिति कौन कौन सी है? या तो नगर पालिका का अध्यक्ष लिखित में बैठक बुलाने का अनुरोध करे, या फिर समिति के कम से कम 2 सदस्य लिखित में अनुरोध करें। तो ये सेंटेंस आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है दोनों, कि विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती है समिति की, तो इसमें दोनों होंगे। ठीक है। तो आप इनको याद कर लो कि या तो नगर पालिका का अध्यक्ष लिखित में करे अनुरोध, या फिर समिति के कम से कम 2 सदस्य करें। दूसरी बात कि प्रक्रिया, हमने क्या ऊपर क्या पढ़ा है, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी? ये तब स्टार्ट होगी जब नगरपालिका जो समिति है उसके कम से कम 50% सदस्य उस समिति में उपस्थित होंगे, उस बैठक में उपस्थित होंगे, तभी क्या होगा, कार्य स्टार्ट होगा। ऐसे कार्य स्टार्ट नहीं करेंगे, ऐसे तो फिर समिति है, इसमें कोरम पूरा हुआ ही नहीं है और 2 व्यक्ति आ गए, 2 व्यक्ति आके कुछ भी डिसीजन ले लेंगे, ऐसे नहीं होगा। इस समिति के कम से कम 50%, मतलब आधे सदस्य इसमें आने चाहिए, तभी समिति का जो कार्य है वो स्टार्ट होगा। अब देखो धारा 59 में क्या है। धारा 59 में दिया हुआ है कि समितियों का नगर पालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना, पहली बात। दूसरी बात, नगर पालिका की अध्यपेक्षाओं के उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। इसका क्या मतलब है, इसका देखो आप, मतलब धारा 59 का मतलब है कि केवल वार्षिक बजट या पूरक बजट में पहले से स्वीकृत योजनाओं को ही नगर पालिका निधि से अनुमोदित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि नगर पालिका ने अपना बजट पारित किया, ठीक है, अब उसने बजट में कुछ घोषणाएं करी, कुछ योजनाओं के लिए पैसे जारी किए, ठीक है, तो अब जो समिति बनेगी ना, वो इनके बारे में ही घोषणा कर सकती है, वो कोई नई घोषणा नहीं कर सकती, कोई नई योजना नहीं ला सकती कि हमने आज से ये योजना चला दी, इसके लिए बजट पारित करो, ऐसा नहीं होगा। पहले बजट पारित हो गया कि इस क्षेत्र में इतना खर्चा होगा, इतनी ट्यूबवेल लगाई जाएंगी, या फिर सड़कों के लिए, सड़क मार्ग के लिए इतना खर्चा किया जाएगा, तो अब इतना ही खर्चा समिति अलाउ करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। ठीक है। फिर है, नगर पालिका किसी समय समिति से कोई भी रिकॉर्ड मांग सकती है, दस्तावेज भी मांग सकती है, रिपोर्ट भी मांग सकती है, और ये शीघ्र, अति शीघ्र इसको उपलब्ध करवाना पड़ेगा समिति को। आगे है धारा 54 और धारा 55 के अधीन। धारा 54 में हमने पढ़ी थी वार्ड समिति, धारा 55 में क्या पढ़ी थी, समितियां, कार्यपालक समिति और अन्य समितियां। तो इसके अधीन नियुक्त समितियों का निर्माण, मतलब इन समितियों का जो गठन होगा ना, वो नगर पालिका ही करेगी। ठीक है। उसमें संशोधन कर सकती है, किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना है, किसको हटाना है, ये काम कौन कर सकता है, नगर पालिका स्वयं कर सकती है। दूसरा, इसके लिए अपील भी की जा सकती है, उसकी अपील किसको की जा सकती है, नगर पालिका को। तो ये हो गई अपनी धारा 59। अब हम देखेंगे धारा 60।
धारा 60 में दिया हुआ है वार्ड समिति के सामान्य कर्तव्य, मतलब जो वार्ड समिति हमने बनाई है, वार्ड समिति का देखो बेसिकली जो वार्ड समिति जो बनाई जाती है ना, वो बनाई जाती है नगर पालिका की सहायता करने के लिए। नगर पालिका का जो कार्यभार है उसको बांट देते हैं नीचे ना, कई समितियां बनाई और नगर पालिका का कार्यभार अलग अलग में बांट दिया। ठीक है, तो नगर पालिका की जो समितियां हैं वो किसके लिए बनाई जाती है? कार्यभार को कम करने के लिए। तो जो समितियां क्या करती हैं? सहायता करती हैं। अब किस किस चीज़ में सहायता करती हैं वो देखो आप। वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करती है, वार्ड में स्वच्छता कार्यों के पर्यवेक्षण में सहायता करना, वार्ड के लिए विकास योजनाओं को तैयार करना, उनको प्रोत्साहन देना। इसके अलावा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और माल के रूप में दान जुटाना। ठीक है, ये काम भी किसका है? ये समितियां करती हैं काम सारे। उसके बाद में नगर पालिका विकास क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वैच्छिक क्रियाओं में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना। इसके अलावा नगर पालिका में सौदे, करों, फीस, अन्य रकमों के समय पर संग्रहण करना, कलेक्शन करना टैक्स का। स्ट्रीट लाइटें, ये जो लाइटें लगी होती है ना आपके इसमें स्ट्रीट में, गलियों में, जो रोड के किनारे पर लगी होती हैं खंबे पे, रात को भी देखा होगा आपने जयपुर में, तो ये काम किसका है? इसका रख रखाव कौन करते हैं? ये वार्ड समिति करती है। कला, सांस्कृतिक गतिविधियों और क्रीड़ा व खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जैसे ये कुछ आयोजित होते हैं, कुछ प्रोग्राम नगर पालिका आयोजित करवाती है, उनका ध्यान रखती है, तो ये कौन करवाता है? ये भी वार्ड समितियाँ करवाती हैं। इसके लिए अलग से वार्ड समिति बनी होती है। ये हमने देख ली धारा 60। अब हम देख रहे हैं धारा 61। धारा 61 में ये लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी शक्तियाँ, कौन से कर्तव्य और कौन से कर्तव्य हैं जो प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से कार्य हैं जो नगर पालिका समितियों को सौंप सकती है। ठीक है, तो कौन कौन से कार्य हैं कि समितियों के गठन को छोड़ करके, मतलब समिति का गठन तो नगर पालिका ही करेगी, वो समितियों को दे देंगे तो फिर क्या मतलब है? समझ रहे हो? तो गठन तो नगर पालिका करेगी, ये काम उनको नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा कोई भी शक्ति, कर्तव्य, कार्य क्या किया जा सकता है? समितियों को सौंपा जा सकता है। अब मान लो किसी समिति का जो है वो अध्यक्ष पद रिक्त हो गया, अध्यक्ष पद रिक्त होगा तो इसका कार्यभार किसको सौंपेंगे? ये तो है ना, किसको प्रत्यायोजित किया जा सकता है, तो कार्यभार किसको सौंपेंगे? उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। मान लो कि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो फिर क्या होगा? तो नगर पालिका क्या करेगी? किसी अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक किसी भी सदस्य को, मान लो कि जब तक नया अध्यक्ष चुना जाएगा ना, तो तब तक किसी सदस्य को कार्यभार सौंप देगी। अब आप सोचोगे डायरेक्ट सदस्य को क्यों नहीं चुन लेते, डायरेक्ट अध्यक्ष को क्यों नहीं चुन लेते? ठीक है, तो देखो बात ऐसी है कि जिस अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ है ना, मान लो कि एससी कैटेगरी का है, तो अब क्या करेंगे? किसी एससी का जो सदस्य है ना, उसी को अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एसटी को चुन लिया या ओबीसी को चुन लिया, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? इसी वर्ग के व्यक्ति को, इसी वर्ग के सदस्य को अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए ये कह रहे हैं कि जब तक नए अध्यक्ष का निर्वाचन होगा ना, तब तक सदस्य को कार्यभार, किसी भी सदस्य को कार्यभार सौंप सकते हैं। तो अब देखो, हाँ ये बात मैं आपको पहले बता दी मैंने, यह बात आगे आ गई कि ये कह रहा है कि परंतु यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए कोई आरक्षित अध्यक्ष है, उसका पद रिक्त हुआ है, तो इसी की कैटेगरी का, मतलब इसी वर्ग का सदस्य जो है उसको कार्यभार सौंपा जाएगा। यदि एक ही वर्ग का सदस्य उपलब्ध नहीं है, मान लो कोई सदस्य है नहीं एससी का, तब क्या होगा? तब क्या होगा? नगर पालिका जिसको भी उचित समझे उसको अध्यक्ष का कार्यभार सौंप देगी। फिर नगर पालिका खुले खेलेगी, जिसको भी मर्जी होगी उसको सौंप देगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं धारा 62 की। धारा ये बेसिकली ये है, धारा 62 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि नगर पालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियाँ, ठीक है, उसके सदस्यों की निर्भरता, ये निर्भरता नहीं है, ये क्या है यहाँ पे? निर्भरता है। निर्भरता आदि के कारण दूषित नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो आप। इसका मतलब है कि मान लो चुनाव हो गया, ठीक है, अध्यक्ष भी हमने चुन लिया और अध्यक्ष ने 2-4 निर्णय भी ले लिए और काम शुरू हो गया। अध्यक्ष ने कह दिया कि हम इधर से सड़क बनाएंगे और ये जो राजमार्ग है इधर से अपन ये एक और सड़क निकालेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे एक पुलिया बनवाएंगे। अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया, काम शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? थोड़े दिन बाद इस अध्यक्ष के ऊपर केस हो गया। केस ये हो गया कि भाई इसने गलत तरीके से चुनाव लड़ा था, ठीक है, या मान लो ये दिवालिया घोषित हो जाए
ठीक है। तो इसलिए नगर पालिका अध्यक्ष होने के लिए योग्य नहीं है, अयोग्य हो गया। तो इसको क्या करेंगे, अध्यक्ष पद से हटा देंगे। ठीक है। लेकिन एक ये जो अयोग्य हो गया, ठीक है, ये व्यक्ति अयोग्य हो सकता है, लेकिन उसने जो निर्णय लिए हैं, जो इसने काम स्टार्ट करवाया है, इसको थोड़ी बंद करवाएंगे, ना ना ना, इसको बंद नहीं करवाएंगे। इसका मतलब ये है किसी सदस्य या अध्यक्ष के अयोग्य होने पर उसने जो काम स्टार्ट कर दिए हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब उसने जो काम किए हैं वो दूषित नहीं होंगे उसकी अयोग्यता से। तो ये है इस धारा का मतलब। अब आप इसको धारा को पढ़ लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा कर लेना। टाइपिंग मिस्टेक है, ये निरर्थता है, यहाँ पे कार्रवाइयाँ हैं और ये उचित नहीं है, ये दूषित है। अब देखो, किसी भी सदस्य की कोई अयोग्यता, जैसे मान लो निर्वाचन के लिए अयोग्य कर दिया गया उसको, नाम निर्देशन, उसने गलत नामांकन भरा था, या फिर नियुक्ति में कोई गलती हो गई उससे, ठीक है, अब वो अयोग्य हो गया, तो नगर पालिका या समितियों द्वारा पहले से किए गए किसी भी कार्य या कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगी। समझ में आया? कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो सदस्य अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन अब वो अयोग्य हो गया, तो उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो यथासंभव चालू रहेंगे। यदि कोई सदस्य निर्वाचन याचिका के बाद अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा किए गए पहले के कार्य या कार्रवाई वैध रहेंगे। ठीक है। नोटिस की तामील में अनियमितता से नगर पालिका या समितियों की कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? नोटिस की तामील का क्या मतलब है कि देखो, जैसे बैठक, यहाँ पे बैठक होती है नगर पालिका की, ठीक है, बैठक चल रही है नगर पालिका की, ठीक है, इसको एक बिठा देते हैं, इन लोगों को हमने बिठा दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बैठक होती है उससे पहले ये जो इतने भी सदस्य हैं, इनके पास इनके घर पे एक नोटिस आता है। उस नोटिस में बताया जाता है, अग्रिम सूचना दी जाती है कि हम किस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर रहे हैं या किस मुद्दे पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब मान लो कि 2 सदस्य ऐसे थे जिनके घर पे नोटिस नहीं पहुंचा, तो फिर वो आए नहीं, बैठक में आए नहीं, तो दूसरे दिन आए, बोला हमारे घर तो नोटिस ही नहीं भेजा, हमने नोटिस ही नहीं पहुंचा हमारे घर तो, और हमें पता ही नहीं बैठक हुई थी कि नहीं हुई, तो एक काम करो, इस समिति की कार्रवाई को रद्द करो, हम दोबारा से डिसीजन लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होगा। इन्होंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, नोटिस की तामील की अनियमितता पर ये कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। ठीक है। तुम्हारे हिसाब से देखो, दूसरी बार ध्यान रखा करो, नोटिस नहीं आता तो इसको ऐसे बोलेंगे, फिर वो ऐसे थोड़ी है, कार्रवाई रद्द थोड़ी करेंगे, वाले थोड़ी इतनी मेहनत कर रहे हैं 3 दिन से। अब आगे देखो, सम्यक रूप से बुलाई गई और आयोजित की गई बैठक तब तक वैध रहेगी जब तक इसके प्रतिकूल कोई सबूत नहीं मिल जाए। मतलब आपने किसी बैठक को बुला लिया और विधिवत रूप से बुलाया, ये तब तक मान्य रहेगी जब तक कोई कोर्ट इसको आदेश न दे दे, इसको ऐसे नहीं बोल दे कि ये जो है अवैध है, ये तो बैठक ही अवैध है, तब तक ये क्या रहेगी, वैध रहेगी। नगर पालिका या समिति में किसी रिक्ति के दौरान शेष सदस्य कार्य जारी रख सकते हैं। कि मान लो कि ये बैठक हो रही है यहाँ पे, अब इस बैठक में मान लो 10 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति नहीं आए, तो 2 व्यक्ति नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये जो 8 सदस्य है ना, ये अपना कार्य चालू रखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि रिक्ति है कि 2 व्यक्ति नहीं आए और हम कार्य रोक देना, ना ना, ऐसा नहीं होगा, कार्य तो निरंतर चलता रहेगा। तो ये हमने पढ़ ली धारा 62। अब हम पढ़ेंगे धारा 63। कब है कि नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगर पालिक निधि दायी होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साधारणतः जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ना, कोई भी कार्य करेगा, संविदा करेंगे, कोई समझौता कर लिया, ठीक है, कि मान लो कि ये नगर पालिका अध्यक्ष, उसने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, इस रोड के ऊपर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, रात को लाइन लगाएंगे, इस पर बीच में जो डिवाइडर है ना उसके ऊपर पौधे लगाएंगे खूब सारे। ठीक है। तो अभी इन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो इसका खर्चा कहाँ से आएगा? इसका खर्चा कौन देगा? इसके खर्चा दिया जाएगा नगर पालिका निधि से। अध्यक्ष से या किसी सदस्य से व्यक्तिगत रूप से खर्चा नहीं लेंगे। मतलब जो कार्य नगर पालिका के हित में किए गए हैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे, इसका खर्चा नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। लेकिन मान लो इन्होंने क्या किया, अपनी मूर्खता से, ठीक है, इन्होंने अपनी मूर्खता की वजह से नुकसान करवा दिया, नगर पालिका का नुकसान करवा दिया, कोई कदाचार कर दी, लापरवाही कर दी। ठीक है। मान लो कि इन्होंने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुल बनवाना था, अब इंजीनियर ने क्या किया, यहाँ पे गलत पुल बनवा दिया, और ये भाई साहब देखने नहीं गए, नगर पालिका का अध्यक्ष हो, इसका निरीक्षण ही नहीं किया, वो अपने हिसाब से पुल बना करके चले गए, उसको पैसे दे दिया, अभी 2 दिन बाद गिर गया। तो ये नुकसान किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से हुआ, इन्होंने निरीक्षण नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कैसा इंजीनियर है,
तो इसकी कदाचार लापरवाही से क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। तो इसके पैसे कौन देगा, तो इसके व्यक्तिगत रूप से वसूले जाएंगे। समझ रहे हो, इस इनकी लापरवाही के कारण हुए नुकसान को मुख्य नगर पालिका सहित, इसमें सीएमओ भी आएगा, सीएमओ को लपेटे में लेंगे, क्योंकि उसका कार्य है कि अगर कोई आपने पढ़ी होगी, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कर्तव्य क्या क्या है, कार्य क्या क्या है, ये हमने पढ़ी थी धारा 49 में, अगर आपको याद हो तो। उसमें उसका कर्तव्य एक ये भी था कि अगर ऐसा कोई कार्य हो रहा है जो नगर पालिका के हित में नहीं है या फिर राज्य सरकार के हित में नहीं है, तो इसकी तुरंत सूचना कौन देगा, किसको देगा, राज्य सरकार को देगा, सीएमओ। अगर वो ऐसा जानबूझकर उपेक्षा करता है तो इसका नुकसान की भरपाई किसको की जाएगी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी से की जाएगी। ठीक है, तो ये धारा समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे धारा 64। धारा 64 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका के पदाधिकारियों की संविदा में हित होना। ठीक है, मान लो कि नगर पालिका के कोई सदस्य हैं, ठीक है साहब, नगर पालिका के सदस्य हैं या फिर कुछ अधिकारी हैं, दो लोग होते हैं नगर पालिका में, तो सदस्य जो निर्वाचित होकर आते हैं, एक अध्यक्ष जो सरकार के द्वारा मनोनीत या चुने जाते हैं एग्जाम के थ्रू। अब ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों व्यक्तियों का किसी संविदा में मान लो कोई समझौता हो रहा है, उसके अंदर इनका हित है, मतलब हिस्सा है या फिर इनका शेयर है। ठीक है, नगर पालिका में कोई काम होना है, नगर पालिका में ये काम है कि हम यहाँ पर इतनी इतनी जगह में क्या करेंगे, सार्वजनिक पार्क बनाएंगे, एक पार्क बनवाएंगे, और इस पार्क के अंदर जो है इनका हिस्सा है, इनका भी हित है, ये पैसे खा रहे हैं इसमें। तो क्या होगा, नगर पालिका के किसी भी ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदा में हिस्सा रखते हो या हित रखते हों। भले ही मान लो कि यह अध्यक्ष जो है वो डायरेक्ट रूप से इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अध्यक्ष का जो भाई है वो इस संविदा में है, तो वो तो प्रभावित करेगा इसको, पैसे खाएगा। ठीक है, भले ही उनका कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से या तो शामिल हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, इनको क्या है, जुर्माना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। इस बात का ये ध्यान रखें। तो धारा 64 में ये है। धारा 65 में क्या है, देखो धारा 65 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति, मतलब जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति जो है, अब हमने धारा 64 में पढ़ा था कि कोई किसी संविदा, समझौते, करार, इनमें क्या है, अगर भागीदार है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको क्या होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई में क्या होगा, उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना कितना लगेगा वो हम देखेंगे धारा 65 में। धारा 65 में अगर कोई सदस्य है वो किसी संविदा में हित रखता है या फिर उसमें रुचि रखता है या फिर इसका कोई रिश्तेदार उसके अंदर है, ठीक है, या प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल है, तो इस पर लगेगा 5,000 रुपये तक का जुर्माना। अब मान लो कोई अधिकारी है, अच्छा कोई ईओ है, आरओ है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, वो उसमें शामिल है, तो इस पर 5,000 तक का जुर्माना तो लगेगा, प्लस अनुशासनात्मक कार्रवाई, सस्पेंड कर सकते हैं इसको। ध्यान रखना इस बात का कि ईओ बनने के बाद में कहीं हित रखने लग जाओ, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो धारा 66। धारा 66 में लिखा हुआ है सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। लोग जितने भी नगर पालिका के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, सेवक हैं या कर्मचारी हैं, इन सबको क्या समझा जाएगा, लोक सेवक समझा जाएगा। प्लस नगर पालिका के कर को संग्रहित करने वाला, कलेक्शन करने वाला प्रत्येक पट्टेदार और इस पट्टेदार का व्यक्ति, मतलब प्रत्येक सेवक या कर्मचारी, वो भी क्या होंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। अब ये लोक सेवक का क्या समस्या है, लोक सेवक क्या होता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक बताया गया है। ठीक है, लोक सेवक का मतलब ये है कि भाई नगर पालिका के हित में कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो कि ये कलेक्शन कर रहा है, पट्टेदार है, नगर पालिका के लिए टैक्स का कलेक्शन कर रहा है। अब आप कोई व्यक्ति इसको जा करके रोकता है, तो ये क्या कर रहा है, राजकार्य में बाधा डाल रहा है, तो इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये सारे किसका काम कर रहे हैं, सरकार का कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या है, लोक सेवक है। तो इनमें अगर कोई इनके कार्यों में बाधा डालता है तो उन पर राजकार्य में बाधा के तहत कार्रवाई हो सकती है। समझ में आ गया, ये हो गए धारा 66। तो ये इसी धारा के साथ हमारा जो अध्याय 3 है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में अध्याय 4 को। लेकिन ये जो चैप्टर है, अब देखो हमने अपने सिलेबस में क्या क्या कवर कर लिया। हमारे सिलेबस में 9 चैप्टर थे, तो हमने पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया और तीसरा पढ़ लिया। अब हम चौथा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले
इस वीडियो में हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ी है, धारा 56 से लेकर के धारा 66 तक पढ़ी है। तो इसका हम करेंगे क्विक रिवीजन, ताकि आपको याद हो जाएगी या धाराओं को याद कैसे करना है। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसका कंप्लीट ही अपन क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। कंप्लीट अध्याय 3 का क्या कर लेते हैं अपन, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले धारा 51 पढ़ी थी। धारा 51 में क्या पढ़ा था, बैठकों के संबंध में उपबंध, तो उसमें साधारण बैठक और विशेष बैठक। फिर हमने पढ़ी थी धारा 52, ब को याद किया था, ब से विशेष, तो विशेषाधिकार याद हो गए। धारा 52 में क्या है, विशेषाधिकार। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 53 में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा था। ठीक है भाई साहब, हमने अविश्वास प्रस्ताव पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 54। धारा 54 में हमने पढ़ी थी वार्ड समिति, क्या पढ़ी थी, वार्ड समिति। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 55। धारा 55 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, समितियाँ, जिसमें हमने पढ़ी थी कार्यपालक समिति और अन्य समितियाँ। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी धारा 56। धारा 56 में हमने पढ़ा था कि ये जो हमने समितियाँ बनाई हैं, इसके अंदर सदस्य तो शामिल हो ही सकते हैं, क्या बाहर के व्यक्ति जो गैर सदस्य हैं वो भी शामिल हो सकते हैं क्या, तो वो भी शामिल कब हो सकते हैं, इसके प्रावधान हमने धारा 56 में देखे थे। उसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 57। कौन सी धारा पढ़ी थी हमने, 57 में हमने क्या देखा था कि भाई साहब इस ये जो समितियाँ हमने बनाई हैं, इन समितियों का अध्यक्ष कौन होगा, समिति का अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 58। धारा 58 में हमने देखा था कि इन बैठकों में अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या होगी, समझ में आ गया, प्रक्रिया पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ी थी धारा 59 में हमने ये पढ़ा था कि जो समितियां हैं वो कौन कौन सी योजनाएं घोषित कर सकती हैं या कौन कौन से बजट पे अनुमोदन वो कर सकती हैं। ठीक है, वो उनसे जो है नगर पालिका कोई दस्तावेज मंगवा सकती है। ठीक है, उसके अलावा नगर पालिका उसमें क्या क्या संशोधन कर सकती है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ी थी धारा 60। धारा 60 में हमने पढ़ा था कि वार्ड समिति के सामान्य कार्य क्या है। ठीक है, वार्ड समिति के सामान्य कार्य। फिर हमने पढ़ी थी धारा 61। धारा 61 में दिया हुआ था कि ऐसे कौन से कार्य हैं नगर पालिका के, ऐसे कौन से कार्य हैं जो हम समितियों को सौंप सकते हैं, मतलब प्रत्यायोजित कर सकते हैं। यहाँ तक देख लिया। इसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 62। कौन सी धारा पढ़ी थी, इसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 62। 62 में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नगर पालिका के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, समितियों के अध्यक्ष सदस्य हैं, उनकी निर्भरता से क्या होंगे, उनके कार्य जो है वो दूषित नहीं होंगे, उनके कार्य दूषित नहीं होंगे। धारा 63। धारा 63 में हमने पढ़ा था कि जितने भी खर्चे होते हैं नगर पालिका के, जितने भी खर्चे होते हैं कार्यों के, समझौतों के, वो सारे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। कौन नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है। ये जो खर्चे हैं वो नगर पालिका निधि से दिए जाएंगे। लेकिन अगर इनकी लापरवाही से कोई गलती से कोई नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई को कहाँ से की जाएगी, नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्य की जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 64। धारा 64 में हमने पढ़ा था कि नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित रखना। इसका मतलब है कि किसमें, संविदा में हित रखना। संविदा में हित रखने का मतलब है किसी समझौते में, करार में इनका हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 65। और धारा 65 में हमने पढ़ा था कि कोई अगर ये इस रखता है तो उसको जुर्माना क्या होगा, तो सदस्य को तो कितना जुर्माना होगा, 5,000 रुपये तक। और जो कोई अधिकारी है उस अधिकारी को कितना जुर्माना होगा, 5,000 प्लस अनुशासनात्मक कार्रवाई, मतलब उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ये होगी धारा 65। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 66 और ये लास्ट धारा थी। इसके साथ ही हमारा अध्याय समाप्त हो चुका था। धारा 66 में हमने पढ़ा था कि नगर पालिका के या समिति के सभी सदस्य क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। और ये हमारा जो अध्याय 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये सारी धाराएं समझ में आई होंगी और मैं आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास आने तक, मतलब अध्याय 4 तक, जब अध्याय 4 की मैं क्लास डालूँ तो आप 1 से लेकर के धारा 66 तक याद कर चुके होंगे। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आपको धाराएं याद होंगी। तो इन धाराओं को आप याद करें।
ठीक है। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि धाराओं को पढ़ने में और पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं अगर आप इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए तीन तीन दिन लगा रहा हूँ एक वीडियो में, तो आप कम से कम 3 मिनट लगाइए। 3 मिनट लगा के अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जो जितने भी ग्रुप बने हुए हैं यूआरओ के लिए उनमें सजेस्ट कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।